लूसेंट जीके हिस्ट्री चल रही है हमारी, तो 4th क्लास है लूसेंट जीके हिस्ट्री की। नाउ हम पिछली क्लास में पढ़ रहे थे एंशियंट, हम पढ़ रहे थे हिस्ट्री को जानने के लिए सोर्सेज कौन कौन से हैं। तो हिस्ट्री को जानने के लिए हमारे पास सोर्सेज हैं, एक तो आर्कियोलॉजिकल और एक लिटरेरी सोर्सेज। आर्कियोलॉजिकल मतलब जो चीज़ मिली है, लिटरेरी सोर्सेज मतलब जो रिटर्न में चीज़ मिली है। अब जो रिटर्न में चीज़ मिली है वो इंडिजीनियस लिटरेचर भी हैं और फॉरेन लिटरेचर भी हैं। अब हम पहले लिटरेचर पढ़ते हैं, फिर आर्कियोलॉजिकल। लिटरेचर में इंडिजीनियस लिटरेचर भी है, फॉरेन लिटरेचर भी है। अब पहले हम पढ़ रहे थे इंडिजीनियस लिटरेचर। अब इंडिजीनियस लिटरेचर में सेकुलर टेक्स्ट भी आते हैं, यानी जो रिलीजियस की बात करते हैं, और सॉरी रिलीजियस टेक्स्ट भी आते हैं जो रिलीजियस की बात करते हैं, और सेकुलर टेक्स्ट भी आते हैं जो रिलीजियस के अपार्ट फ्रॉम रिलीजियन और भी बातें करते हैं। ठीक है, तो जो रिलीजियस टेक्स्ट है वो मेनली तीन ही टेक्स्ट हैं। एक है ब्राह्मणास जो हिंदू टेक्स्ट है, एक जैन टेक्स्ट है, और तीसरा बुद्धिस्ट टेक्स्ट है। तो ब्राह्मणास यानी कि हिंदू टेक्स्ट, बुद्धिस्ट टेक्स्ट एंड जैन टेक्स्ट, ये तीन रिलीजियस टेक्स्ट है। बाकी आप पढ़ोगे सेकुलर टेक्स्ट जैसे कि हिस्टोरिकल टेक्स्ट, सेमी हिस्टोरिकल टेक्स्ट, बायोग्राफिकल टेक्स्ट। तो पहले हमने ये सारा पिछले क्लास में पढ़ लिया था। नाउ अब हम स्टार्ट कर रहे हैं ब्राह्मणिक टेक्स्ट यानी हिंदू टेक्स्ट है। अभी देखो ब्राह्मणास जो ब्राह्मणिक टेक्स्ट है वो हमने पढ़ा था। जो हिंदू टेक्स्ट है उसके दो पार्ट हैं, एक है श्रुतिज एंड एक है स्मृतिज। जो श्रुतिज हैं उसमें चार पार्ट हैं, जैसे संहिता यानी वेदास हैं, और ब्राह्मणास हैं, अरण्यकास हैं, और उपनिषद हैं। ये चार चीज़ हमने पिछली क्लास में पढ़ी थी कि जो श्रुति टेक्स्ट हैं उसमें चार चीज़ आती हैं। ठीक है, ये देखो यहीं से हम श्रुति टेक्स्ट से स्टार्ट करेंगे आज। तो श्रुति टेक्स्ट में चार चीज़ें आती हैं, संहितास यानी वेदास, ब्राह्मणास, अरण्यकास और उपनिषद। और स्मृति टेक्स्ट में आती है वेदांगास या सूत्रास या स्मृतिस, एपिक्स जो रामायण और महाभारत हैं, पुराण्स। ठीक है, तो नाउ हम स्टार्ट कर रहे हैं श्रुतिज से। श्रुतिज में चार चीज़ है, एक है संहितास या वेदास, दूसरा है ब्राह्मणास, तीसरा है अरण्यकास, और चौथा है उपनिषद। नाउ हम वेदास से शुरू करते हैं। वेदास को आप संहिता भी कहते हो, SAMHITA, संहितास। तो संहिता भी कहते हो आप, या इसको आप वेदा भी बोल लो। ठीक है, तो हम श्रुति पढ़ रहे हैं। श्रुति में आप इसको चार पार्ट में लेना है। तो सबसे पहले वेद पढ़ते हैं। तो वेद में आपने पढ़ा था, एक हमने पढ़ा था सबसे पहले था ऋग्वेद, और बाकी प्लस में तीन वेद और थे। तीन वेद कौन कौन से थे? यजुर्वेद, सामवेद एंड अथर्ववेद। तो ऋग्वेद पहले आया था और बाद में ये तीन वेद आए थे, यजुर्वेद, सामवेद एंड अथर्ववेद। जो ऋग्वेद है ये कौन से रीजन में कंपोज किया गया था? तो ये किया गया था, याद करो, सप्ता सैंधव रीजन में। ये मैं पिछला रिपीट करा रहा हूँ आपको, लास्ट क्लास का। तो जिसने लास्ट क्लास नहीं देखी वो लास्ट क्लास देख लेना। लास्ट क्लास में ये सारी चीज़ हमने डिस्कस की हुई हैं। अभी आज क्लास हम स्टार्ट करेंगे। तो सप्ता सैंधव रीजन, सप्ता सैंधव रीजन में जो ऋग्वेद है उसको कंपोज किया गया था सप्ता सैंधव रीजन में। और जो बाकी तीन वेद हैं उनको जो कुरु पंचाल रीजन है, कुरु पंचाल रीजन, तो कुरु पंचाल रीजन में इन तीनों टेक्स्ट को, इन तीनों वेदास को डेवलप किया गया था। ठीक है, तो हम वेद की बात करते हैं अब। नाउ वेदास के बारे में हम आज से पढ़ेंगे। देखो क्या कह रहा है। कह रहा है कि वेदास थ्रो मोर लाइट ऑन रिलीजियस, सोशल, इकोनॉमिक लाइफ एंड लेस ऑन पॉलिटिकल लाइफ ऑफ द आर्यंस। अब देखो जो वेदास है ना, तो वेदास के बारे में कह रहा है कि ये सोशल, इकोनॉमिक एंड रिलीजियस कंडीशन, जब वेदास थे तो उस टाइम की जो सोशल, इकोनॉमिक एंड रिलीजियस कंडीशन थी, रिलीजियस कंडीशन, सोशल कंडीशन एंड इकोनॉमिक कंडीशन थी, उसके बारे में बताते हैं वेदास। लेकिन पॉलिटिकल लाइफ के बारे में भी बताते हैं, लेकिन पॉलिटिकल लाइफ के बारे में कम बताते हैं वेद। सोशल, रिलीजियस एंड इकोनॉमिक लाइफ के बारे में ज़्यादा बताते हैं वेद। और जो पॉलिटिकल लाइफ है तो उस समय जब वेद थे तो उस समय आर्यंस हुआ करते थे जो अपने आप को सुपीरियर मानते थे। तो आर्यंस की जो पॉलिटिकल लाइफ है उसके बारे में भी वेदास बताते हैं, बट
पॉलिटिकल लाइफ ऑफ आर्यंस के बारे में कम बताते हैं, रिलीजियस सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ उस टाइम पे क्या थी वेदास के टाइम पे, उसके बारे में ज़्यादा चर्चा है वेदास में, ठीक है। तो वेदास आपको पता लग गया, वेदास के बारे में बस आपको इतनी इन्फॉर्मेशन देनी है, ठीक है। उसके बाद आया आपका ब्रह्मनाज। नौ जो ब्रह्मनाज हैं, इसमें एक इम्पोर्टेंट ब्रह्मनाज है जो आपको याद रखना है। उस ब्रह्मनाज का नाम है, देखो यहाँ पे दिख भी रहा स्क्रीन पे, षटपथ ब्रह्मनाज। षटपथ ब्रह्मनाज, SHATAPATHA, षटपथ ब्रह्मनाज। तो ये जो षटपथ ब्रह्मनाज है, ये कौन कौन से एरिया, कौन कौन से रीजन के बारे में इसने बताया है। तो जो षटपथ ब्राह्मणाज हैं, देखो उसने कौन कौन से एरिया के बारे में बताया है। तो एक गंधार रीजन है, उसके बारे में षटपथ ब्राह्मणाज में आपको मिलेगा। एक शाल्या एक रीजन है, गंधार एक जगह है, शाल्या एक जगह है, वहाँ पे उसके बारे में आपको बताता है। तो षटपथ ब्राह्मणाज आपको गंधार के बारे में बताता है, शाल्या रीजन के बारे में बताता है, और केकैया केकैया रीजन के बारे में बताता है, ठीक है। ये तीनों रीजन कहाँ पे हैं, ये गंधार, शाल्या एंड केकैया, ये तीनों हैं नॉर्थ वेस्ट रीजन ऑफ इंडिया। तो इंडिया के नॉर्थ वेस्ट रीजन में है केकैया, गंधार एंड शाल्या। प्लस में जो ये षटपथ ब्राह्मणाज है, ये कुरुपंचाल एरिया के बारे में बताता है। कौशल एक जगह है, उस एरिया के बारे में बताता है, और विधा एक जगह है, उसके बारे में बताता है। तो ये सब ईस्ट में है, कौन कौन सा, कुरुपंचाल, कौशल एंड विधा, ये ईस्ट रीजन में है इंडिया के। इनके बारे में भी षटपथ ब्राह्मणाज बताता है। तो देखो षटपथ ब्राह्मण 6 जगह के बारे में बता रहा है, गंधार के बारे में, शाल्या के बारे में, केकैया के बारे में जो नॉर्थ वेस्ट रीजन में है, और फिर कुरुपंचाल के बारे में, कौशल्या के बारे में, और विधा स्टेट के बारे में, VIDEHA। तो बस अब आपको ब्राह्मणाज में षटपथ ब्राह्मणाज भी याद रखना है, ये 6 जगहों के बारे में मोस्टली बात कर रहा है। फिर उसके बाद अरण्यकाज आता है। अरण्यकाज, अब ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है ज़्यादा हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको छोड़ सकते हो। बस आप ये देख लो कि हिस्ट्री में इसका जो इंपॉर्टेंस है वो नेग्लिजिबल है। तो अरण्यकाज, ठीक है, बस आपको इतना रहना चाहिए, जो अरण्यकाज है वो श्रुति टेक्स्ट में आता है, ठीक है। और उसके बाद क्योंकि हम पढ़ रहे हैं ना श्रुति और स्मृति, और श्रुति में आपको बताया मैंने 4 चीज़ें आती हैं श्रुति में। एक आता है संहिता या वेदास, दूसरा आता है ब्राह्मणास, तीसरा आता है अरण्यकाज, और चौथा आता है उपनिषद। तो अरण्यकाज के बारे में हमें कुछ नहीं पढ़ना ज़्यादा, छोड़ दो, बस इसको इतना याद रखो कि श्रुतिज में है, बाकी कुछ नहीं, ठीक है। उसके बाद आते हैं उपनिषद। अब उपनिषद के बारे में आपको स्पिरिचुअल लर्निंग, यानी उपनिषद से आपको स्पिरिचुअल लर्निंग का पता लगता है। अब स्पिरिचुअल लर्निंग में आपको एक बात उपनिषद बताता है, जो है पराविद्या। स्पिरिचुअल लर्निंग में उपनिषद स्पिरिचुअल लर्निंग की बात करते हैं, और इसमें एक बात बताई गई है पराविद्या। पराविद्या का मतलब होता है इंडिविजुअल की साउल को, आत्मा को वर्ल्ड की आत्मा से जोड़ना, इसको बोलते हैं पराविद्या। और ये स्पिरिचुअल लर्निंग कहाँ आपको पढ़ने को मिलेगी, उपनिषद में, ठीक है। तो भाई ये जो श्रुति में ये जो 4 चीज़ें आती हैं, ये चारों चीज़ें हमने पढ़ ली। वेद के बारे में पढ़ लिया, ब्राह्मणाज में षटपथ ब्राह्मणाज के बारे में पढ़ लिया, फिर अरण्यकाज के बारे में कुछ ज़्यादा पढ़ना नहीं हमें, और फिर है अरण्यकाज के बारे में के बाद लास्ट चीज़ है उपनिषद। उपनिषद हमें स्पिरिचुअल लिंग बताता है, और जो पराविद्या है वो उपनिषद से आपको पता लगता है पराविद्या के बारे में। ये पराविद्या का मतलब है इंडिविजुअल की सोल को वर्ल्ड की सोल से जोड़ना। नाउ अब हम स्मृति टेक्स्ट पढ़ लेते हैं कुछ, लेकिन स्मृति टेक्स्ट पढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बताऊंगा। जो ये अपने श्रुति टेक्स्ट में आपने पढ़े हैं 4 चीज़, इसमें जो ब्राह्मणाज है, जिसमें आपने शतपथ ब्राह्मणा के बारे में सुना, और जो उपनिषद है जो स्पिरिचुअल लर्निंग की बात करता है, तो आप जब ब्राह्मणास की और उपनिषद की कंबाइंड रीडिंग करोगे, कंबाइंड स्टडी करोगे, तो आपको परीक्षित, जो राजा परीक्षित है वहाँ से लेकर जो राजा बिंबिसार था, तो उनकी पूरी हिस्ट्री आपको पता लग जाएगी। तो ब्राह्मणास पढ़ लो, प्लस में उपनिषद पढ़ लो, इन दोनों को कंबाइंड रीडिंग करके आप जब पढ़ लोगे ब्राह्मणास को, उपनिषद को, तो राजा परीक्षित से लेकर आपको राजा बिंबिसार की तक की हिस्ट्री का आइडिया हो जाएगा। उसके बाद स्मृतिज आ जाओ। अब स्मृतिज में देखो 4 चीज़ आती हैं स्मृतिज में, एक बार बोल के बताता हूँ। एक आता है वेदांग, वेदांग को हम सूत्र भी बोलते हैं। दूसरी चीज़ आती है स्मृतिज। तीसरी आती है एपिक्स। एपिक्स में हमारे पास 2 एपिक हैं, एक महाभारत और एक रामायण।
और चौथी चीज़ आती है पुराण्स। तो देख लेते हैं चारों के बारे में थोड़ा थोड़ा। तो जो वेदांग है, जो ये वेदांग है, ये आपको जो एंशियंट हिस्ट्री है, एंशियंट इंडियन हिस्ट्री, तो एंशियंट इंडियन हिस्ट्री का जो कल्चर था, जो सिविलाइजेशन थी, ये उसके बारे में बताता है। तो वेदांग आपको जो एंशियंट इंडियन हिस्ट्री है, उसका जो कल्चर था, उसकी जो सिविलाइजेशन थी, उसके बारे में वेदांग्स आपको बताते हैं। ठीक है। नाउ अब नेक्स्ट है स्मृतिज। जो स्मृतिज हैं वो क्या बताते हैं? तो स्मृतिज आपको बताते हैं कि उस किंग की लाइबिलिटीज़ क्या थी, किंग के राइट क्या थे। तो किंग्स के राइट एंड ड्यूटीज़ क्या हुआ करते थे, ये बताता है आपको स्मृतिज। ठीक है। राजा का अपनी प्रजा के साथ में कैसा रिलेशन था, यानी किंग का और उसके सब्जेक्ट का कैसा आपस में कैसा रिलेशन था, ये बताता है स्मृतिज। ठीक है। तो स्मृतिज में क्या क्या बताते हैं? स्मृतिज में बताते हैं किंग की क्या राइट एंड ड्यूटी थी, किंग का अपने सब्जेक्ट के साथ यानी प्रजा के साथ क्या रिलेशन था, वहाँ उस टाइम पे क्या कस्टम प्रिवेल करते थे, कौन कौन सी संगठन बना बना के लोग यानी सोशल ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करते थे, कैसे ऐसी सोशल ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म होते थे, कैसे कैसी संगठन लोग फॉर्म करते थे, ये सब स्मृतिज में बताया गया है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट है रामायण और महाभारत। रामायण देखो, रामायण जो है वो वाल्मीकि जी ने लिखी है, और रामायण जो युद्ध हुआ था, सॉरी रामायण में नहीं, सॉरी महाभारत में हुआ युद्ध। तो रामायण किस बारे में बताता है? तो रामायण जो उस समय की पॉलिटिकल, सोशल एंड रिलीजियस कंडीशन थी इंडिया की, उसके बारे में बताता है। तो रामायण जो वाल्मीकि जी ने लिखा है वो क्या बताता है? सोशल, रिलीजियस एंड पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ दैट टाइम। ठीक है। और इस बुक में जो जनपद है, जनपद आप सुनोगे पढ़ोगे आगे जाके, जनपद उनके बारे में बताया है। जनपद का मतलब जो कुछ छोटे छोटे कस्बे मिलके एक बड़ा जनपद बना देते थे, उसको बोलते थे जनपद। और फिर जनपद मिलके महाजनपद बना देते थे, ऐसे पढ़ोगे। यानी छोटे छोटे कस्बे मिलके क्या बना देते थे, अपने आप में फॉर्म कर लेते थे एक जनपद, और फिर छोटे छोटे जनपद मिलके एक बड़ा महाजनपद फॉर्म कर लेते थे। तो ऐसे हम पढ़ोगे आगे जाके। तो बस ये जो जनपद हैं, जनपद कैसे फॉर्म हुए, ठीक है, ये सब रामायण जो वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी है उसके बारे में बताता है। तो रामायण सोशल, पॉलिटिकल एंड रिलीजियस कंडीशन बताता है उस टाइम की, जनपद के बारे में बताता है। और रामायण आपको यवनास के बारे में बताता है, यानी जो ग्रीक्स थे उनके बारे में बताता है। और आपको जो साकास थे उनके बारे में बताता है। तो रामायण आपको साकास के बारे में बताता है, और जो यवनास थे यानी ग्रीक्स थे उनके बारे में बताता है। और याद रखना, रामायण के बाद जो आएगा वो महाभारत है, और महाभारत आपको साकास, यवनास और हंस, ये तीन लोगों के बारे में बताता है। यानी रामायण तो आपको सिर्फ दो चीज़ों के बारे में बताता है, एक तो साकास के बारे में और दूसरा यमनास के बारे में। लेकिन महाभारत आपको किस किस के बारे में बताता है? यमनास के बारे में बताती है, और साकास के बारे में बताती है, और साथ में हुंस के बारे में बताती है। HUNS, हंस नहीं सॉरी, हुंस के बारे में बताती है। ठीक है। और महाभारत क्या बताती है? कौरव और पांडवों की जो फाइट हुई थी उसके बारे में बताती है। और महाभारत में एक बात महाभारत क्लेम करता है, वो महाभारत क्लेम करता है, यन भरते तन भरते। तो महाभारत ने एक बात कही है, महाभारत जो टेक्स्ट है श्री व्यास जी ने लिखा है। महाभारत किसने लिखी है? व्यास जी ने। तो व्यास जी ने जो महाभारत लिखी है उसमें बताया है यन भरते एंड तन भरते। यानी इसका मतलब ये है कि जो महाभारत में नहीं बताया गया वो भारत में, इंडिया में एग्जिस्ट नहीं करता। तो यन भरते एंड तन भरते बताया गया। नाउ महाभारत में जो मगध की कैपिटल थी गिरिवर्जा, तो जो गिरिवर्जा एक जगह है, कैपिटल मगध की कैपिटल भी रह चुकी है ये। तो मगध की कैपिटल भी रह चुकी है गिरिवर्जा, उसके बारे में भी महाभारत में बताया गया है। और महाभारत में ये बताया गया है कि जो पंचाल स्टेट है वो महाभारत के टाइम से ही एग्जिस्ट करती है। पंचाल स्टेट, ठीक है, पंचाल सॉरी रीजन, पंचाल एरिया। ठीक है। तो महाभारत में जो गिरिवर्जा है यानी कैपिटल मगध, उसके बारे में जिक्र है। और प्लस में जो पंचाल है, पंचाल स्टेट के बारे में बताया गया है। नौ अब आ जाओ पुराण्स पे। जो पुराण्स हैं वो जब हिस्ट्री की बिगनिंग होती है वहाँ से लेकर, और जो गुप्ता पीरियड है वहाँ तक के बारे में आपको पढ़ने को मिल जाएगा पुराण्स में। तो पुराण्स में आपको जब हिस्ट्री शुरू हुई वहाँ से लेकर गुप्ता पीरियड तक आपको बहुत सारी जानकारी मिलेंगी। प्लस में जो 5 सेगमेंट हैं पुराण्स की,
एक है सर्गा, एक है सर्गा। सर्गा का मतलब होता है क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स, ठीक है। एक है प्रतिसर्गा, प्रतिसर्गा का मतलब होता है रिक्रिएशन। नेक्स्ट है वंसा, वंसा का मतलब होता है जो गॉड है या जो साधु संत है, सेजिस हैं, उनकी जियोनोलॉजी, ठीक है, उसको बोलते हैं वंसा। फिर है मानवंतर, मानवंतर मतलब जो मन्नु का टाइम था, मन्नु एक बहुत बड़ा फिलोसफर और राइटर है, तो मन्नु का जो टाइम था उसको हम बोलते हैं मनवंतर। एंड लास्ट है वन सानु चरितम। तो वन सानु चरितम जो है वो जो एंशियंट इंडिया में जो डायनेस्टीज थी, ठीक है, अलग अलग डायनेस्टीज बनी हैं, अलग अलग जो डायनेस्टीज बनी है उसके बारे में वन शानु चरितम, वन शानु चरितम बताता है, ठीक है। तो 5 सेगमेंट कौन कौन सी है पुराण पुराण में? सर्गा है, सर्गा मतलब क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स है। प्रतिसर्गा है रिक्रिएशन। वंसा है, वंसा मतलब जीनोलॉजी ऑफ गॉड एंड सेजिस। महावंतर है यानी मन्नु के बारे में, मन्नु के टाइम पीरियड के बारे में। और वन सानु चरितम है यानी जो एंशियंट डायनेस्टी है उसकी उसके बारे में बताया गया है। और इन सब में वंशानु चरितम हिस्ट्री पॉइंट से इंपॉर्टेंट है, बट जो वंशानु चरितम है वो हर पुराण में नहीं किया गया, कुछ ही पुराण ऐसे हैं, क्योंकि पुराण बहुत सारे हैं, तो पुराण में 18 पुराण लगभग, उसमें से कुछ ही पुराण ऐसे हैं जिसमें वंशानु चरितम के बारे में बताया गया है। और कौन कौन से ऐसे पुराण हैं जिसमें वंशानु चरितम के बारे में बताया गया है? तो देखो, दो टोटल 8 पुराने, जिसमें 18 में से 8 पुराण ऐसे हैं जिसमें वंशानु चरितम के बारे में बताया गया है बस। तो 8 पुराण कौन कौन से हैं? तो देखो, एक तो 3 पुराण तो ऐसे हैं जिनके नाम बी से शुरू होते हैं, भागवत पुराण, ब्रह्मा पुराण एंड भविष्य पुराण। तो देखो, ब्रह्मा पुराण, भविष्य पुराण एंड भागवत पुराण, ठीक है। भविष्य पुराण, भागवत पुराण एंड ब्रह्मा पुराण, भविष्य, ब्रह्मा एंड भागवत पुराण। तो 20 से नाम हो गए, ब्रह्मा, भागवत एंड भविष्य पुराण। 2 पुराणों के नाम वी से हैं, वी से विष्णु पुराण एंड वायु पुराण। तो विष्णु पुराण एंड वायु पुराण, ठीक है, 5 हो गए। तो एक बार बी से देखो, बी से 3 पुराण थे, भविष्य पुराण, भविष्य पुराण के बाद ब्रह्मा पुराण एंड भागवत पुराण। फिर वी से 2 है, विष्णु पुराण एंड वायु पुराण, ठीक है। फिर है मत्स्य पुराण, ठीक है, 6 हो गए, मत्स्य पुराण 6। और फिर एक है गरुड़ पुराण 7। तो सॉरी 8 नहीं, सॉरी 7 पुराण ऐसे हैं, सॉरी 18 में से 7 पुराण ऐसे हैं जिसमें वंशानु चरितम की बात की गई है, ठीक है। और वंशानु चरितम क्या है? जो एंशियंट डायनेस्टी के बारे में बताता है। देख लो, मत्स्य पुराण, भागवत पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण, ब्रह्मा पुराण, भविष्य पुराण, गरुड़ पुराण, ये 7 पुराण ऐसे हैं जिसमें वंशानु चरितम की बात की गई है। और जो ये गरुड़ पुराण है, अब देखो जो गरुड़ पुराण है इसमें किस किस की कौन कौन सी डायनेस्टी के बारे में गरुड़ पुराण में बताया गया। तो गरुड़ पुराण में देखो मेनली बताया गया है पूर्वा डायनेस्टी के बारे में। तो गरुड़ पुराण में पूर्वा डायनेस्टी के बारे में बताया गया है, इक्ष्वाकु डायनेस्टी के बारे में बताया गया है, और बृहद्रथ डायनेस्टी के बारे में बताया गया है, बृहद्रथ डायनेस्टी। तो गरुड़ पुराण में पूर्व डायनेस्टी के बारे में बताया गया है, इक्ष्वाकु डायनेस्टी और बृहद्रथ डायनेस्टी। पूर्व डायनेस्टी, बृहद्रथ डायनेस्टी और इक्ष्वाकु डायनेस्टी के बारे में गरुड़ पुराण में बताया गया है, ठीक है। नाउ अब बात कर लेते हैं बुद्धिस्ट टेक्स्ट की। अब जो आपके जो ब्राह्मणिक टेक्स्ट थे यानी हिंदू टेक्स्ट थे वो ख़त्म हो गए। इसमें आपने स्मृति भी कर ली, ठीक है। स्मृति में आपने जो भी वेदांग्स हैं, स्मृतिज हैं, महाभारत है, रामायण है और पुराण से, इन सब के बारे में पढ़ लिया। तो स्मृति टेक्स्ट भी खत्म हो गए। अब नाउ हिंदू टेक्स्ट आपका ख़त्म हो गया, यानी श्रुति और स्मृति आपने दोनों पढ़ लिए। अब नाउ उसके बाद आप पढ़ते हो बुद्धिस्ट टेक्स्ट। अब बुद्धि टेक्स्ट 2 हैं, एक तो है पाली टेक्स्ट और एक है अनुपाली टेक्स्ट। तो पाली टेक्स्ट एंड अनुपाली टेक्स्ट, ये 2 हैं बुद्धिस्ट टेक्स्ट में, ठीक है। तो अब देख लेते हैं, पहले पाली टेक्स्ट पढ़ लेते हैं, फिर अनुपाली टेक्स्ट पढ़ लेंगे। बुद्धिस्ट टेक्स्ट में 2 टेक्स्ट हैं, पाली टेक्स्ट एंड अनुपाली टेक्स्ट, ठीक है।
अब नाउ सबसे पहले देख लो पाली टेक्स्ट। पाली टेक्स्ट में क्या क्या आता है? पाली टेक्स्ट में चार चीज़ें हैं। एक तो त्रिपिटका आता है, एक दीप वंश आता है, एक महावंश आता है और एक मिलिंद पानो आता है। तो देखो चार टेक्स्ट आते हैं पाली टेक्स्ट के अंदर। जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट है वो दो टेक्स्ट हैं बुद्धि टेक्स्ट के, एक है पाली और एक है अनुपाली टेक्स्ट। पाली टेक्स्ट में चार टेक्स्ट आते हैं, कौन कौन से? त्रिपिटका, दीपवंशु, महावंशा, दीपवंशा, महावंशा एंड मिलिंद पानो। ठीक है, अब सबसे पहले त्रिपिटका की बात कर लेंगे। त्रिपिटका में यानी नाम से पता लगा है तीन, तो तीन त्रिपिटका में तीन टेक्स्ट हैं। एक है विनय पिटका, दूसरा है सूत पिटका और तीसरा है अभिधामा पिटका। तो देखो विनय पिटका, सूत पिटका एंड अभिधामा पिटका। विनय पिटका, सूत पिटका एंड अभिधामा पिटका, यानी त्रिपिटका में तीन हैं। कौन कौन से? विनय पिटका, सूत पिटका एंड अभिधामा पिटका। ठीक है, अब जो विनय पिटका है और जो सूत पिटका है, यानी त्रिपिटका के अंदर तीन चीजें हैं, विनय पिटका, सूत पिटका यानी अभिधामा पिटका। तो इसमें से जो विनय पिटका और सूत पिटका है, ये जो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी राजगृह बिहार में, वहां पे इनको कंपाइल किया गया। और जो अभिधामा पिटका है उसको जो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी पाटलिपुत्र बिहार में, वहां पे कंपाइल किया गया। तो याद रखना है कि जो त्रिपिटका में से विनय पिटका एंड सूत पिटका है, इसको फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी राजगृह में, वहां पे कंपाइल किया गया है। और जो अभिधामा पिटका है उसको थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी पाटलिपुत्र में, वहां पे कंपाइल किया गया है। अब जो त्रिपिटका है वो ऑब्वियसली रिलीजियस और सोशल कंडीशन के बारे में बता रहा है, क्योंकि सारी रिलीजियस टेक्स्ट हैं तो रिलीजियस के बारे में तो सभी बताएंगे, तो कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। नाउ अब बात करते हैं विनय पिटका की। देखो विनय पिटका किस बारे में बताता है? तो अगर आपको मोनेस्टिक लाइफ जीनी है, यानी आपको एक मोंक की लाइफ जीनी है, मोनेस्टिक लाइफ जीनी है, तो आपके क्या रूल्स हैं, रेगुलेशन है, उसके बारे में विनय पिटका में बताया गया है। विनय पिटका के बारे में है, उसके बाद है सूत पिटका। अब सूत पिटका में जो है उसमें सबसे पहले देखो सूत पिटका में एक है दिग निकाया, DIGH, दिग निकाया। तो दीघ निकाया है, एक मिनट, तो दीघ निकाया है। तो ये जो दीघ निकाया है DIGH, दीघ निकाया ऑफ सूत पिटका, ये किसकी बात करता है? तो दीघ निकाया ऑफ सूत पिटका किसकी बात करता है? तो ये बात करता है क्षत्रियों की प्राइड के बारे में, या क्षत्रियों के बारे में उन्होंने बताया। तो दीघ निकाया ऑफ सूत पिटका क्षत्रियों के बारे में बात करता है। और जो अंगुत्रा निकाय है, सूत पिटका के अंदर ही अंगुत्रा निकाय है, वो बात करता है 16 महाजनपद से, यानी जो छोटे छोटे जो अलग अलग जनपद थे उसमें से 16 महाजनपद बने थे। तो पहले छोटे छोटे कस्बों से जनपद बने, फिर जनपद मिलके महाजनपद मिले, तो ऐसे 16 जनपद फेमस हैं। तो 16 जनपद के बारे में अंगुतारा निकाया बताता है सूत पिटका का ही। तो सूत पिटका के अंदर जो दीघ निकाया है वो क्षत्रियों के बारे में बताता है, और जो अंगुतारा निकाया है वो 16 महाजनपद के बारे में बताता है। उसके बाद है जटाका ऑफ खुदाका निकाया। तो जो सूत पिटका का खुदाका निकाया, ठीक है, इसका पूरा नाम है जटाका ऑफ खुदाका निकाया। तो जो जटाका ऑफ खुदाका निकाया है ये किसके बारे में बताता है? तो ये जो गौतम बुद्ध हैं उनके बर्थ से रिलेटेड 549 स्टोरी बताता है। तो ये जो खुदाका निकाया है इसका पूरा नाम है जटाका ऑफ खुदाका निकाया। सूत पिटका के अंदर ही जो ये जटाका ऑफ खुदाका निकाया है सूत पिटका के अंदर, ये 549 फोक टेल्स बताता है अबाउट बर्थ ऑफ गौतम बुद्ध। ठीक है, तो सूत पिटका में तीन चीज़ें है। सूत पिटका में एक दिघ निकाया है जो क्षत्रियों की बात करता है, अंगुतारा निकाय है जो 16 महाजनपद की बात करता है, और जटाका ऑफ खुदाका निकाय है जो 549 फोक टेल्स के बारे में बताता है अबाउट जन्म ऑफ गौतम बुद्ध।
नाउ ठीक है, तो आपने विनय पटाका देख लिया, सूत पटाखा देख लिया। विनय पटाखा मूंग, अगर आपको मोनेस्टिक लाइफ जीनी है तो क्या रूल एंड रेगुलेशन है वो विनय पटाखा ने बता दिया, सूत पटाखा ने भी आपको कुछ बताया। और अब आ जाओ अभिधामा पिटाका। अभिधामा पिटाका याद होना चाहिए, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल जो पाटलिपुत्र में हुई थी वहाँ पे कंपाइल हुआ था। तो अभिधामा पिटाका जो है वो बताता है जो बुद्ध का जो स्कोलेस्टिक, जो बुद्ध ने एज ए स्कॉलर बात की है, तो बुद्ध ने जो एज ए स्कॉलर बात की है उसके बारे में अभिधाम पिटाका बताता है। ठीक है, तो अभिधाम पिटाका क्या करता है, डॉक्ट्राइन ऑफ बुद्धा इन स्कोलेस्टिक मैनर में, यानी इसका मतलब एक बुद्धा के जो प्रिंसिपल्स हैं, डॉक्ट्राइन है, उसके बारे में बताता है, बट एक एज ए स्कॉलर। तो जैसे स्कॉलर कोई बात बताते हैं, ऐसे ही अभिधामा पिटाका बुद्ध का, जो बुद्ध के बारे में, जो बुद्ध की डॉक्ट्राइन्स ऑफ बुद्ध है, प्रिंसिपल ऑफ बुद्ध है, उसके बारे में बताता है अभिधामा पिटाका, बट इन्हें स्कॉलर, एज ए स्कॉलर मैनर में, स्कॉलेस्टिक मैनर में। ठीक है, स्कॉलर पता है ना आपको कौन होते हैं, बड़े बड़े स्कॉलर होते हैं जो रिसर्चर होते हैं। ठीक है, बड़े बड़े स्कॉलर होते हैं, रिसर्च करते हैं जो। ठीक है, तो जो जिन्होंने रिसर्च करी, बड़े बड़े स्कॉलर हुए हैं, उन्होंने स्कॉलिस्टिक मैनर में बुद्धा के डॉक्ट्राइन्स को बताया है अभिधामा पिटाका में। नाउ अभिधामा हो गया। नाउ अब ये तो पिटाका हो गए, तो पिटाका में तो तीनों पिटाका आ गए। त्रिपिटाका में अपने विनय पिटाका, सूत पिटाका और अभिधाम पिटाका तीनों पढ़ लिया। अब फिर दीपवंशा था और महावंशा था। तो जो दीपवंशा और महावंशा है ये बेसिकली किसकी बात करते हैं, ये दोनों जो दीपवंशा और महावंशा है ये बेसिकली कंपाइल हुए थे श्रीलंका में। तो ये श्रीलंका के बारे में तो बताते ही हैं, साथ में जो एंशियंट हिस्ट्री की बातें हैं, ठीक है, एंशियंट इंडियन हिस्ट्री उसके बारे में बताते हैं। और जो मौर्यन मौर्यन के बारे में जो हिस्ट्री है, मौर्यंस के बारे में भी दीपवंश और महावंश बताते हैं। तो दीपवंश महावंश श्रीलंका में कंपाइल हुए थे, तो श्रीलंका के बारे में बताते हैं, साथ में वो एंशियंट इंडियन हिस्ट्री की बात करते हैं, और बेसिकली मौर्यंस के बारे में बहुत बताते हैं, जो ये दीपवंश और महावंश है। ठीक है, फिर मिलिंद पानु, नेक्स्ट है मिलिंद पानु। ये भी एक अनुपाली टेक्स्ट है, मैं मिलिंद पानु बुद्धिस्ट टेक्स्ट है। इसमें जो मिलिंद है वो अपने क्वेश्चन पूछ रहा है। मिलिंद कौन है, मिलिंद एक इंडो ग्रीक रूलर था मिलिंद, जिसको हमने नाम दिया है मनिंदर। ठीक है, वो जो मनिंदर है या मिलिंद बोल लो, इंडो ग्रीक रूलर, वो अपने क्वेश्चन करता है किससे, नागसेन से। नागसेन बोलो या नागार्जुन बोल लो। ठीक है, नागार्जुन या नागसेन, ये कौन, नागार्जुन कौन था, ये बुद्धिस्ट मोंक था, नागार्जुन या नागसेन। ठीक है, तो मिलिंद एक इंडो ग्रीक रूलर है जिसको हम मनिंदर बोलते हैं कहानी के अंदर, मनेंदर। और इसने अपने क्वेश्चन पूछे हैं नागसेन से या नागार्जुन से, जिसको हम बुद्धिस्ट मोंक बोलते हैं। और किसके ऊपर क्वेश्चन पूछे हैं इसने, फिलोसफिकल मैटर्स के ऊपर क्वेश्चन पूछे हैं मिलिंद पानु में। नाउ फिर अब सॉरी, ये सारे जो हम पढ़ रहे थे ये कौन से टेक्स्ट थे, ये जो टेक्स्ट थे ये कौन से थे, ये पाली टेक्स्ट थे। यानी ये जो हम पढ़ रहे थे अभी, दीपवंशा, महावंशा, मिलिंद पानु एंड त्रिपटाका, जिसमें अपने विनय पटाका, सूत पटाका और अभिधामा पटाका पढ़ा, ये सारे क्या थे, पाली टेक्स्ट थे, बुद्धिस्ट टेक्स्ट। अब अनुपाली टेक्स्ट पढ़ते हैं जो संस्कृत में और अदर लैंग्वेज में है। तो अनुपाली टेक्स्ट में अपने कौन कौन से टेक्स्ट पढ़ने हैं, दिव्य वदन पढ़ना है, आर्या मंजू श्री मूलकल्पा पढ़ना है, और ललित विस्तार पढ़ना है। तो अनुपाली टेक्स्ट में 3 टेक्स्ट हैं, देखो, दिव्य वदन, ललित विस्तार एंड आर्या मंजू श्री मूलकल्पा। आर्या मंजू श्री मूलकल्पा, ललित विस्तार एंड दिव्य वदन। अब दिव्य वदन जो है वो किसकी स्टोरीज बताता है, वो जो लेटर मौर्यन किंग्स थे उनके बारे में, और जो शुंगा किंग्स थे उनके बारे में, और प्लस में जो गौतम बुद्ध की लाइफ थी उनके बारे में दिव्य वदन बताता है। तो जो अनुपाली टेक्स्ट है, बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, वो गौतम बुद्ध की लाइफ के बारे में बताता है, और जो लेटर मौर्यन किंग्स थे उनकी बात बताता है, और शुंगा किंग के बारे में भी बताता है। शुंगा किंग में जैसे पुष्यमित्र शुंगा जो आप पढ़ोगे। ठीक है, तो याद रखना है। तो जो दिव्य वदन है वो शुंगा किंग, लेटर मौर्यन किंग, प्लस में गौतम बुद्ध की लाइफ के बारे में बताता है। ठीक है, और फिर उसके बाद है आर्या मंजू श्री मूलकल्पा। तो आर्या मंजू श्री मूलकल्पा ये किसके बारे में बताता है, ये जो प्री मौर्यन पीरियड था वहाँ से लेकर जो हर्षवर्धन का पीरियड है, वर्धना पीरियड,
तो प्री मौर्यन पीरियड से लेकर हर्षवर्धन पीरियड तक की जो पॉलिटिकल इवेंट्स हुई हैं उसके बारे में आर्या मंजूश्री मूल कल्पा और टेक्स्ट बताता है, जो अनुपाली टेक्स्ट है, बुद्धिस्ट टेक्स्ट है। तो आर्या मंजूश्री मूल कल्पा जो अनुपाली टेक्स्ट है, बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, वो मौर्य पीरियड से पहले से लेकर प्री मौर्यन पीरियड से लेकर हर्षवर्धन पीरियड तक की पॉलिटिकल इवेंट्स के बारे में बताता है, आर्या मंजूश्री मूल कल्पा। और ललित विस्तार किसके बारे में बताता है? तो ललित विस्तार जो गौतम बुद्ध के एक्ट थे और प्लस में जो उस टाइम की सोशल रिलीजियस कंडीशन थी उसके बारे में बताते हैं। तो ललित विस्तार किसके बारे में बताता है? बेसिकली जो एक्ट ऑफ गौतम बुद्ध थे, क्या क्या उन्होंने काम किए एक्ट ऑफ गौतम बुद्ध, तो उस एक्ट्स ऑफ गौतम बुद्ध के कामों के बारे में ललित विस्तार के में बताया गया है। ठीक है, तो दिव्य वदन में किसके बारे में बताया गया है? लेटर मौर्यन किंग्स एंड शुंगा किंग प्लस में लाइफ ऑफ गौतम बुद्ध। और आर्या मंजूश्री मूल कल्पा में जो प्री मौर्यन पीरियड है और वहाँ से लेकर हर्षवर्धन पीरियड तक का पॉलिटिकल इवेंट्स के बारे में बताया है। और ललित विस्तार में जो बुद्धा के एक्ट्स हैं उसके बारे में बताया गया है। फिर उसके बाद जैन टेक्स्ट को हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो अब आपने जो आपने इंडिजीनियस लिटरेचर हैं उसमें आपने पढ़ा, एक है रिलीजियस लिटरेचर और एक है सेकुलर लिटरेचर। तो इंडिजीनियस में जो आपने रिलीजियस लिटरेचर है उसमें 3 लिटरेचर हैं, ब्राह्मणिक टेक्स्ट यानी हिंदू टेक्स्ट, बुद्धिस्ट टेक्स्ट एंड जैन टेक्स्ट। तो आपने ब्राह्मणिक टेक्स्ट यानी हिंदू टेक्स्ट पढ़ लिया, बुद्धिस्ट टेक्स्ट पढ़ लिया, आप जैन टेक्स्ट अगली क्लास में पढ़ोगे। और फिर जैन टेक्स्ट के बाद आप पढ़ोगे सेकुलर टेक्स्ट जिसमें हिस्टोरिकल टेक्स्ट, सेमी हिस्टोरिकल टेक्स्ट और बायोग्राफिकल टेक्स्ट आएंगे। ठीक है, तो ऐसे नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। थैंक यू सो मच। कुछ अगर डाउट हो तो रिवाइज करके देख लेना लेक्चर को। नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं। थैंक यू सो मच।